तो हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम मिलने वाले हैं ऐसे एस्पिरेंट्स से है, ठीक है। का नाम है और राइट नाउ आईआईटी इंदौर में कर रहे हैं, एमएससी के सेकंड ईयर में हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो अभी एमएससी के सेकंड ईयर एग्ज़ाम का इतना अवेयरनेस है, उनके बारे में पूछ जानेंगे। तो भाई कैसे उनको दीपम, सबसे पहले आप अपने आप किसी का आपने कहाँ से किया और सीएसआर के बारे में आपको कैसे? हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपम शर्मा है। मैं सिक्किम इंडिया से हूँ और मैं अपनी एमएससी फिज़िक्स कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल आईआईटी इंदौर से। एंड मैंने अपनी बीएससी फिज़िक्स की थी शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और क्लास 12th और 10th मैंने अपनी सिक्किम से ही किया था। एंड सीएसआर नेट के बारे में तो एज़ सच मेरे को पहले से ही पता था। मेरा गोल था पहले से ही कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। तो पहले से ही मुझे सीएसआर नेट के बारे में पता था कि एमएससी के बाद मुझे सीएसआर नेट क्लियर करना रहेगा। देन मैं एलिजिबल हो जाऊँगा लेक्चरशिप के लिए। सो मतलब आपको दैट्स हाउ किसी ने मुझे पता था कि जनरली पहले बताया था कि सीएसआर नेट की प्रोफेशर मिलती है या फिर आपने कहीं पे देखा, कहीं पे सुना, ऐसा कुछ हुआ था? एक्चुअली क्लास 11th-12th में मेरे जो टीचर्स वगैरह थे, एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो फिर हमें मतलब 12th में पढ़ाते थे एंड उनका हो गया था कॉलेज में सिलेक्शन। तो उन्होंने हमें एडवाइस दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देखते रहना, जैसे जेईई मेन्स वगैरह। एंड उन्होंने हमें ये भी बताया था कि सीएसआर नेट नाम का एग्ज़ाम होता है या फिर एसईटी करके होता है स्टेट का ना। तो वो भर लेना, वो बाद में मास्टर्स करने के बाद भर लेना एंड क्लियर करना। क्योंकि उसके बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे ऑल इंडिया में, मतलब प्रोफ़ेसर एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तब एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा करके उन्होंने बोला था। एंड उनका भी शायद 3 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था सीएसआर नेट, तो वो अपनी स्टोरीज़ बताते थे। तो इसीलिए वहाँ से हमें अवेयरनेस मिली थी, तो वहाँ से पता था कि हमें कि मतलब सीएसआर नेट नाम का एग्ज़ाम होता है और वो क्लियर करना पड़ता है हमें। बिल्कुल। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने को बहुत ही बेसिक लेवल आप अवेयरनेस लें, आप सीखें कि आपके जो भी हाँ जी, ड्रीम्स हाँ जी। होते हैं, का हाँ जी। गाइड कैसे? अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप हुँ, कैसे हुँ, उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, है ना? और उस लेवल पर आप हुँ, पहुँचेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप हाँ जी। जो भी आपके ड्रीम्स तक पहुँचने के लिए आपको उस गाइडेंस पाथ को भई पता होना चाहिए। आपको पहले से अवेयरनेस होनी हुँ, चाहिए, का एक एग्ज़ाम होता है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जो है बहुत पहले से ही उस बारे में पता कर लिया। दीपम, देखो आपने हाँ जी। जो अपनी प्रिपरेशन है, वो स्टार्ट कैसे की? अ, अभी आपने भई इन्फॉर्मेशन अब मैं आई और आईआईटी इंदौर में हाँ आप जी, लाइब्रेरी के अंदर हैं, तो आपने जब प्रिपरेशन हाँ स्टार्ट की जी, सीएसआर नेट की, तो कैसे स्टार्ट की अपनी? हाँ जी। अ, एक्चुअली सीएसआर नेट का जर्नी जो मेरा था वो स्टार्ट हुआ था पहले, ये जो जून वाला अटेम्प्ट नहीं होता 2024 जून वाला अटेम्प्ट से। जी, तो यहाँ पे मतलब मेरे सारे दोस्त लोग भर रहे थे कि मतलब सीएसआर नेट का फॉर्म भर लो। तो मैंने भी भर लिया था सीएसआर नेट का फॉर्म। तो क्योंकि क्लियर तो करना ही था किसी न किसी दिन तो। हुँ, तो जून 2024 का मैंने भरा था। मैंने मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने दे दिया था जून 2024 का एग्ज़ाम। एंड अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पे मेरा इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो ऑब्वियसली पहले से ही मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा रहा है। जी, एंड तो उससे मुझे थोड़ा-सा हर्ट हुआ कि मतलब मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए। हुँ, एंड फिर मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम तो पक्का क्लियर करना है। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर सितंबर एंड से मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई शुरू किया मैंने। मतलब एज़ सच मैंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह नहीं लिए, पर मैंने यूट्यूब वगैरह से ही सब कुछ देखा एंड सीखा। एंड धीरे-धीरे कैसे क्वेश्चन्स आते हैं वो देखे, बुक्स वगैरह पढ़ता था एंड नेट से क्वेश्चन्स वगैरह डाउनलोड करता था इंटरनेट से एंड वो सॉल्व करने की कोशिश करता था। एंड बाद में अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता था तो वो इंटरनेट से मैं देख लेता था। कि वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। आईएफएस के भी काफ़ी सारे वीडियो सॉल्यूशंस थे, मैराथन्स थे जो मैंने देखे थे।
in the time of my preparations. लेकिन एक बात है दीपम, वीडियो सॉल्यूशंस आप देखते हो, ट्रांज़िशन आप देखते हो, पहले से सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ना? आपने जून हाँ जी, वाला सर। अटेम्प्ट दिया था तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा बेसिक आपको पता होगा और आपने कहा जून वाला अटेम्प्ट आपने दिया था, उसमें बहुत सारी हाँ आपको जी। मार्क्स आपको नहीं मिल पाए। कौन-सी मिस्टेक्स को हाँ आपने जी, हाँ जी। आइडेंटिफ़ाई पढ़ना चाहिए था, मैं पढ़ नहीं पाया? हाँ जी, मेन मिस्टेक तो मेरा ये था कि मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा फ़ोकस करता था एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेरा इतना फ़ोकस नहीं था। बट बाद में मुझे पता चला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर्ड टू दिस नॉलेज, है ना? ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आपके पास हो सकता है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक स्किल होती है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और एक ट्रिक वगैरह होती है कि मतलब कैसे कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बस आप क्या बोलते हैं, अगर आप सिर्फ़ कॉन्सेप्ट लगाओगे और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो बहुत लंबा जाएगा वो क्वेश्चन। तो ट्रिक्स वगैरह होते तो वो ट्रिक्स वगैरह मैंने देखे थे एंड देन उसके बाद इम्प्रूव किया था। ये आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि कभी-कभी आप थ्योरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। और कभी-कभी मैंने बहुत हाँ सारे जी, हाँ जी। स्टूडेंट से ये सुना है, सर हमने कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लिए, हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? क्योंकि सीएसआर नेट 3 घंटे का एग्ज़ाम, आप सारी थ्योरी को 3 घंटे में पता नहीं कर थ्योरी के लिए आपको एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना होगा और वो सिर्फ़ थ्योरी बेस्ड होगा। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हाँ जी, हाँ जहाँ जी। पर आप सॉल्व कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट आता है, अप्लाई करना आता है और सबसे फ़ास्टेस्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो एग्ज़ैक्टली। जाता है। फिर आपने भई जो ये अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट दिया है, क्या आपने इसमें सारे सब्जेक्ट को हाँ कवर जी। किया या फिर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आपने कवर, और जो एप्टीट्यूड की आपकी तैयारी, वो कैसे थी? एक्चुअली मैंने सारे सब्जेक्ट्स एज़ सच कवर नहीं किए थे। इन द सेंस कि मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर बहुत अच्छे से कर रखा था, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल बहुत अच्छे से कर रखा था एंड क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से कर रखी थी। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म मैंने हल्का-फुल्का मतलब जितना मेरे को नॉलेज था पहले, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे को क्योंकि मैथमेटिकल फिज़िक्स में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मेरे से बन जाएगा क्वेश्चंस क्योंकि मेरा जो अभी प्रोजेक्ट वगैरह है वो भी थोड़ा-सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड इन्वॉल्व करता है। तो मैथमेटिकल फिज़िक्स में मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया था। बट जो सब्जेक्ट्स मैंने लिस्ट किए जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर पार्टिकल फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ये सब्जेक्ट्स मैंने ज़्यादा फ़ोकस किए थे एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह हो गए, वो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेरा फ़ोकस था। और आपका एप्टीट्यूड का जो प्रिपरेशन है वो कैसा? आपने अलग से प्रिपेयर किया था या फिर आपने साथ में ही? हाँ जी, हाँ जी, मैंने साथ में ही प्रिपेयर किया था। एक एप्टीट्यूड की इंटरनेट पे मैंने मटीरियल देखा था एप्टीट्यूड का, जी, तो वो मटीरियल से मैंने किया था। लाइक एक पीडीएफ बुक करके थी। जो जी। गेट एप्टीट्यूड कुछ था उसमें, तो बहुत सारे वो एप्टीट्यूड के देखा था सवाल मैंने। आते हैं। हाँ तो जी, हाँ मतलब जी। ये बात तो कन्फर्म है कि अगर आप थोड़ी-सी सेल्फ स्टडी कर लें, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ जो हैं हाँ, वो हाँ जी। एडिक्वेट रिसोर्सेज़ होते हैं, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो आपके लिए एग्ज़ैक्टली। काफ़ी हेल्प, राइट? तो हाँ जी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है। अगर आप किसी 3-4 सब्जेक्ट में आप फ़ोकस करते हैं और एप्टीट्यूड पे थोड़ा हल्का बहुत फ़ोकस आप कर लेते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को आपको फ़ोकस करना ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे उस पूरे के साथ नेट है, प्रिपेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन पे, सिर्फ़ थ्योरी पे फ़ोकस करने से इस हाँ जी, कुछ भी नहीं होने। ओके, तो एग्ज़ैक्टली। भई आपने अपना जो आपने जब तैयारी की थी, आपने अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफ़ाई किया, आपने प्रूव किया और ये जो दिसंबर का एग्ज़ाम आपने दिया है या फिर कहेंगे तो दिसंबर का एग्ज़ाम ही हुआ, वैसे मार्च में था, ठीक है? तो हाँ जी, हाँ इसमें जी। आपने अपना जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेटर किया। अब ये हाँ बताइए जी। मुझे कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट सबसे आसान लगता है और कौन-सा सब्जेक्ट सबसे डिफ़िकल्ट लगता है? मुझे सबसे आसान तो मैथमेटिकल फिज़िक्स ही लगता है जी। एंड डिफ़िकल्ट मुझे क्वांटम मैकेनिक्स ही बोलूँगा, क्वांटम मैकेनिक्स ही लगता है। अभी अभी मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आपने कहा सर मैं मैथमेटिकल फिज़िक्स में जो बैकग्राउंड, आप मतलब हाई एनर्जी हाँ जी, फिज़िक्स हाँ पे जी। काम कर रहे हैं? गेस कर सकते हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं अभी स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, हैं। तो थ्योरी इसीलिए पे आप थोड़ा मतलब मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है।
स्ट्रिंग थ्योरी आपने मतलब शुरुआती काम कर रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट अभी आपने नहीं, नहीं, मैं एमएससी में सेकंड ईयर में आईआईटीज़ में क्या होता है, इन जनरल हमारी आईआईटी में क्या होता है कि सेकंड ईयर में आपको कोई प्रोजेक्ट करना रहता है। एग्ज़ैक्टली तो इट्स लाइक प्रिपरेशन फॉर पीएचडी, है ना? कि पीएचडी में आप कैसे पेपर वगैरह लिखते हो, कैसे वो करते हो। तो मेरा अभी जो प्रोजेक्ट है एमएससी सेमिनार प्रोजेक्ट वो स्ट्रिंग थ्योरी पे है। तो इसीलिए स्ट्रिंग थ्योरी में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो उसकी प्रैक्टिस मेरे को पहले से ही रहती है कि मतलब सारी मैथमेटिकल नॉलेज आपको रहनी चाहिए स्ट्रिंग थ्योरी में, तो रहनी इसीलिए। चाहिए और स्ट्रिंग थ्योरी में सिर्फ मैथमेटिकल फिज़िक्स आपको क्वांटम फिज़िक्स आपको की आनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। इसके बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी, स्ट्रिंग थ्योरी का बेसिक पार्ट हाँ क्या जी, है? ऑक्सीलेशन, स्ट्रिंग्स और हाँ वहाँ जी, से शुरू होती है और हायर डायमेंशंस में कैसे हाँ जी, काम करते हैं कि नहीं? तो अभी हाँ आप जी, हाँ जी। मतलब फिज़िक्स डिपार्टमेंट में ही हैं कि आपको एस्ट्रोफ़िज़िकल डिपार्टमेंट में फिर भेज दिया गया है? अगर आप स्ट्रिंग काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं सर मैं अभी फिज़िक्स डिपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट मैंने ऑफ जितना सुना है आईआईटी इंदौर एक अलग से जो डिपार्टमेंट है और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे एस्ट्रोफ़िज़िक्स का एक अलग-सा डिपार्टमेंट है, एस्ट्रोफ़िज़िक्स पे वो अलग से काम करते हैं। लाइक फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट और एस्ट्रोफ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का काम टोटली ही डिफरेंट रहता है। एस्ट्रोफ़िज़िक्स डिपार्टमेंट मतलब कंप्यूटेशन बेस्ड ज़्यादा काम करते हैं एंड फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में मतलब रहता है कंडेंस्ड मैटर में एक्सपेरिमेंटल काम होता है एंड थियोरेटिकल हाई एनर्जी फ़िज़िक्स में तो मतलब थियरी बेस्ड में काम होता है एंड एक्सपेरिमेंटल में भी वो एक्सपेरिमेंट्स के जैसे काम होता है। हैं। बिल्कुल। तो आपने जो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपने आई होप प्रिपेयर किए होंगे, तो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक को प्रिपेयर हाँ जी। करने का आपका मेथड रहता है कि आप डायरेक्टली उसको पढ़ते हैं और बस क्वेश्चंस करना शुरू कर हाँ, कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि पढ़ता हूँ उस चीज़ को ठीक है? एंड समझ में आ गया पहले कॉन्सेप्ट लेना उसका ज़रूरी होता है हुँ, एंड देन मैं क्वेश्चन में जाता हूँ कि वो क्वेश्चन मुझसे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मेरे को वो कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसको अप्लाई करने का तरीका भी आ गया बिल्कुल आ गया। एंड अगर नहीं हो रहा है तो या तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो कॉन्सेप्ट में मेरी प्रॉब्लम है, या तो मैं हुँ, कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पाया, या तो दूसरा हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो सही से नहीं दिया था। जी, तो दोनों चेक करता हूँ मैं कि अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो मैं वो ठीक कर लेता हूँ हुँ, एंड अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम है तो फिर मैं वो ठीक करता हूँ। पहले एनालाइज़ करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है एंड उसके बाद जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे का, तो क्या आप पहले से एक्सपेक्ट हाँ करके जी। चल रहे थे कि एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आएगा, मॉडरेट आएगा या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा? और जो आप मतलब एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, एग्ज़ाम वैसे आया? हाँ जी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा हुँ, एंड उसी हिसाब से मेरी प्रिपरेशन भी थी, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आया था आई गेस, यस, उसकी कट ऑफ भी थोड़ी कम गई थी ना। कम गई थी। तो मैंने सोचा था कि सीएसआर नेट का एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट ही होगा, क्योंकि उससे पहले हमारा गेट का एग्ज़ाम था। तो गेट का एग्ज़ाम के बाद फिर सीएसआर नेट का एग्ज़ाम मुझे लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होने वाला है। उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके गया था, बहुत प्रेशर में था, बट इवेंचुअली जाके पता लगा कि क्वेश्चन्स तो बहुत आसान-आसान से आ रहे हैं। तो फिर तो आपने हो रहे थे कैसे क्वेश्चन्स। रेसिप्रोकेट किया उसको? आपको पता लग गया होगा कि अब क्वेश्चन हाँ जी। बहुत आसान है, तो आपने कैसे किया फिर? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, 1-2 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होता है। फिर तो आप जैसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बना लोगे, एटलीस्ट ट्राई तो करोगे बनाने का। फिर अब मतलब आपके दिमाग में ये पीछे चल रहा था कि कट ऑफ हाई जा सकती है? नहीं, नहीं, एज़ सच मैंने कुछ सोचा नहीं था कि कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं जाएगी। वहाँ पे बस मेरा फ़ोकस था कि जितने हो सकते हैं उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्वेश्चन बनाऊँ और मैक्सिमम अटेम्प्ट दे पाऊँ मैं। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मतलब मान के चलते अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहता है, तो प्रिपेयर करने वाले हाँ स्टूडेंट जी। होते हैं, कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर ईज़ी होता है तो सभी लोग हाँ अटेम्प्ट जी। कर लें। अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता है हाँ तो जी, वही हाँ जी। अटेम्प्ट कर पाते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन है कि नहीं? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो हाँ जी। देखो अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि आप जब हाँ जी। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, है ना? आप पेपर में आप हाँ जी। बैठ गए और पेपर में बैठने के बाद में आप मतलब कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें?
कि आपके पास में तीनों ऑप्शन हैं। हुँ, आप किस हुँ, सेक्शन को अटेम्प्ट करना हुँ। मेरा तो ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका यही रहता है कि पहले मैंने ये यूट्यूब पे शायद देखा था कि एक स्ट्रैटेजी रहती है। पहले जो-जो क्वेश्चन्स आपसे हो रहे हैं, वो करो। जनरली मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करता हूँ लाइक एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से क्योंकि वो उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि एप्टीट्यूड वाले में बनते हैं क्वेश्चन्स एंड उसके बाद फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो जो-जो क्वेश्चन्स बन रहे हैं, मैं वो अटेम्प्ट करता हूँ पहले एंड देन जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको या तो मार्क पर रिव्यू कर देता हूँ वहाँ पे एंड फिर बाद में आऊँगा उस पे करके मैं चला जाता हूँ। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो करता हूँ पहले, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद क्या करता हूँ कि जो मार्क पर रिव्यू वाले क्वेश्चंस थे, जो कि ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, हो सकता है वो फिर वो अटेम्प्ट करता हूँ मैं। फिर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करके, फिर जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी इतनी दिक्कत नहीं रहती क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तब आप 7वें आसमान पे रहते हो कि आप तो कर ही लोगे, इतना कुछ किया है तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो आप उसके बाद में देखिए, आपने जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए थे या फिर आपने डायरेक्टली जो है वो हाँ जी, हाँ एग्ज़ाम को जी। दिया था? मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट दिया था। शायद आईएफएस का ही था, ₹1 में जो मॉक टेस्ट मिलता था, जी, जी। वो वो मैंने परचेज़ किया था अरे वाह! क्या एंड बात है। उसके जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे एंड वो मतलब एक्चुअली मुझे जस्ट एग्ज़ाम जो एनवायरनमेंट है, हाँ, वो देने के लिए चाहिए था मॉक टेस्ट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मॉक और टेस्ट वग़ैरह बहुत ज़रूरी रहते बिल्कुल, हैं, बाद बिल्कुल, में मुझे बहुत पता इम्पोर्टेंट चला हो ये। जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे कैसे जाते हैं ये कभी-कभी पता ही नहीं लगता है। और वो बहुत ज़रूरी एग्ज़ैक्टली। हो जाता है कि एग्ज़ाम को सिमुलेट करके उसके अंदर बैठा जाए और उस टाइम के हुँ, प्रेशर हुँ। को थोड़ा देखा जाए, एग्ज़ाम में आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे, फिर आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि टाइम कैसे जा रहा है। हाँ जी। सो बहुत बढ़िया। तो अभी आप जो है वो राइट नाउ कर रहे हैं स्टिक, बहुत ही बढ़िया बात है दी। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात है कि अगर आप पीएचडी चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया। और आप पीएचडी के लिए हाँ जाना जी, हाँ जी। चाहते हैं? अभी ऐसा सोचा नहीं है मैंने पीएचडी के लिए, बट देखते हैं अभी अपॉर्च्युनिटी आई तो डेफ़िनेटली जाऊँगा। और स्टिक आ रहे हैं, या में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एचआरआई हो गया, हाँ जी, हाँ जी। अभी उन्होंने छोड़ दिया वैसे, शायद वो आईसीटी हाँ जी, सुब्रत या फिर हाँ जी। राजेश कुमार हो गए, सिराज मिनवाला हो गए, हाँ जी। बहुत सारे हाई एनर्जी काफ़ी अच्छा इंडिया में कर रहे हैं। और उनके अंदर भी आप हाँ पीएचडी जी, हाँ जी। बहुत ही रहेगा। एंड अगर आपका पीएचडी करने का मन नहीं है तो फिर आप कौन-सा दूसरा ऑप्शन फिर एक्चुअली अभी तो वही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए मैं जाऊँगा एंड अभी मैंने सोच के रखा है कि क्योंकि मेरा एज़ अ पहले या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए ट्राई करूँगा या तो एज़ अ साइंटिस्ट ट्राई करूँगा। ठीक तो है? फिर एज़ बार्क एक ऑप्शन हो सकता है, लाइक मैं बार्क ट्राई कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और उसमें आप एज़ अ साइंटिस्ट पर जॉइन भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी जॉइन हो सकते हैं। बार्क का जो एग्ज़ाम होता है, हाँ रिलेटिवली जी। बहुत ज़्यादा ईज़ियर होता है। हाँ, उसका इंटरव्यू थोड़ा-सा हाँ डिफ़िकल्ट जी। होता है, बट एग्ज़ाम रिलेटिवली बहुत ईज़ी है। तो विश यू ऑल द लक। थैंक यू। एंड हम चर्चा करते स्टूडेंट्स, आपको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपको भी पता लगा होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से ऑनलाइन कंटेंट को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट, चाहे आप भी नॉलेज हो नहीं हो, एग्ज़ाम को सिमुलेट करने के लिए आपको देना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा-सा टाइम के बारे में पता। ये चीज़ें आपने इस पूरे के पूरे सेशन में आज मिलते हैं आपको अगले सेशन